जनसुराज के तरफ से आपने दानापुर अभी एक बहुत ही गंभीर समस्या से गुजर रहा है और उसका बहुत गहन अध्ययन करने सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट जब हम स्टडी करते हैं तो ये पाते हैं कि 2024 तक दानापुर नगर परिषद में जल जमाव और मल निर्यास, ध्यान सुनिएगा, जल जमाव और मल निर्यास ये दोनों के ऊपर सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया। और ये म्यूनसिपैलिटी नहीं, विधायक हो, सांसद हो, सब के सब उसके अंदर जिम्मेवार हैं। तो जल जमाव और मल निर्यास जो है उसमें किसी ने कोई काम नहीं किया। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है, जो क्लियर कट, ये मैं उसकी शब्दावली आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अभी नगर पालिका क्षेत्र में जल निकास एवं मल निर्यास का प्रबंध नहीं किया जाना। अब इसमें जो सीएजी ऑडिटर्स, ग्रुप ऑफ ऑडिटर्स जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं, अभी तक इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ नहीं किया गया है। और ये कब लिख रहे हैं? 2024 साल में लिख रहे हैं, सिर्फ एक साल पुरानी बात है। अर्थात इस नगर पालिका क्षेत्र के नागरिक जल निकास एवं मल निर्यास जैसे महत्वपूर्ण सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं। मतलब आप ये समझ लिए कि जहां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति में लोगों के पास प्रॉपर नालियां हुआ करती थी मल निर्यास और जल निकासी के लिए, दानापुर एक ऐसी जगह है जहां पे आज तक मल निर्यास और जल जमाव का कोई प्रबंधन नहीं किया गया। नतीजा आज के दिन में आप जाके देखिएगा, संडे को, इस रविवार को हमारे सारे कार्यकर्ता रोड पे होंगे और जहां जहां जल जमाव है वहां आ जाएंगे। अगर आप अपना कैमरा लेके जाइएगा, जहां नालियां बनी हुई हैं, नालियां भरी हुई हैं, गंदगी से बजबजा रही है, उसमें से मीथेन गैस निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जहां बारिश की वजह से जल जम गया है, वो जल वहां से वापस बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब पूरी तरीके से बारिश को खत्म हुए 7 दिन हो गए। खुदा ना खास्ता अगर आज फिर से बारिश होती है, कल फिर से बारिश होती है, तो न सिर्फ जल जमाव जो पहले से लगा हुआ बढ़ेगा, बल्कि ऐसे में जो ये बीमारियां होती हैं वो बीमारियों का भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। और इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार राज्य सरकार, लोकल एमपी, लोकल एमएलए और म्यूनसिपैलिटी नगर परिषद है। इसके खिलाफ हम लोग संडे को पदयात्रा करेंगे, जहां जहां जल जमाव है वहां पे। दूसरा, हम लोग इसके खिलाफ ये सारे एविडेंस, इसमें एक से एक करप्शन है। ये अगर 84 पॉइंट का रिपोर्ट है तो इसमें सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। और अकर्मण्यता की तो हद है। अकर्मण्यता का मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। दानापुर ने 1,26,00,000 रुपया पेनल्टी दिया है। कितना रुपया? 1,26,00,000 रुपया। क्यों पेनल्टी दिया है? क्योंकि उन्होंने बिजली का बिल ससमय भुगतान नहीं किया है। जैसे हम और आप हैं, हम क्या करते हैं कि भाई टाइम से पहले बिजली का बिल दे दो तो हमको रिबेट मिल जाएगा। मगर दानापुर के अधिकारी इतने स्मार्ट हैं, इतने मेहनती हैं कि उन्होंने बिजली के बिल को लेट पेमेंट करने की वजह से पेनल्टी बिजली विभाग को दिया है 1,26,00,000। तो अब ऐसे जगह पे अगर अभी भी जनता नहीं जागी तो ये तो इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। नोता आएंगे, कोई पाइप लेके दौड़ेगा बाढ़ के दौरान, कोई कुछ नाटक करेगा, कोई पानी में घुसेगा, मगर ये नाटक करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा जब हम इसको लेकर जन आंदोलन करेंगे, पदयात्रा करेंगे और सबसे बड़ी बात, इसको लेकर हम PIL फाइल करेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। और ये मेरा कागज नहीं है, ये केंद्र सरकार का कागज है, सबूत सब इसमें दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको पढ़ देता हूँ, विद्युत विपत्रों का समय पर भुगतान नहीं करने के कारण विलंब अधिभार शुल्क के रूप में परिहार दायित्व का सृजन 126 लाख। मतलब सिर्फ पेनल्टी इन्होंने दिया 1,26 लाख। इतने बढ़िया हमारे पास अधिकारी हैं, इतने बढ़िया हमारे पास नेता हैं। यही समस्या को लेकर के हम लोग संडे को रास्ता पे उतरेंगे और अगला हफ्ता हम लोग कोर्ट में इसके खिलाफ रिट भी फाइल करेंगे। यही बताने के लिए आपको हम लोगों ने आज इनवाइट किया था, ताकि आपके माध्यम से हम जनता घर घर तक ये मैसेज पहुंचा सके। दानापुर नगर परिषद के द्वारा जिस एस्पैरो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया नगर निगम में, उसको यहाँ पे स्वीकृति दे दी गई है, उसको लेकर कुछ कहें? उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट में बहुत नेगेटिव रिमार्क्स है, मगर जनता की समस्या आज के दिन में उनकी सेहत है। आपको पता है, मैं जिस योगा क्लास में आता हूँ वहाँ लोग योगा करने नहीं आ रहे। क्यों? देखिए, गाड़ी लेके, दानापुरा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सबके पास गाड़ियां हैं, गाड़ी लेकर के कोई योगा करने के लिए 20 मीटर दूर नहीं जाता। अपने घर से 50 मीटर 100 मीटर लोग पैदल ही जाना प्रेफर करते हैं। और हमारे यहाँ पे जितनी अगरबत्ती बनाने वाली महिलाएं हैं, मैं आपको 16 महिलाओं का ऐसा नाम बता दूंगा जिनके घर में जिस दिन मशीन लगा उसी दिन से उनके घर में पानी है।
उसका रोजगार अफेक्टेड है। लोग घर से निकलते हैं, सीधा ऑफिस, नाक बंद करके ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से वापस घर में आते हैं। सामाजिक जीवन दुर्लभ हो गया है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। आप जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उस पर ऑडिट रिपोर्ट है, हम उसको कोर्ट में जाएंगे, मगर आज मैं इस मैटर को डाइल्यूट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जल जमाव तक रखूंगा। अगर आप जो सवाल पूछ रहे हैं ऐसे सवाल पूछेगा तो मैं तो गाना गाते रहूंगा एक के बाद एक। उससे क्या होगा ना कि जो जल जमाव का मैटर है वो डाइल्यूट होगा। नगर विकास आवास विभाग के मंत्री दिनेश मिश्रा के 100 करोड़ योजना लाए, उससे भी ज्यादा। उस योजना का क्या हुआ, 15 मार्च हुआ, क्या हुआ, उसकी भी आप जानकारी रखेंगे? पूरी जानकारी मेरे पास है और समय आने पर कोर्ट में भी सारी जानकारी दी जाएगी, यहाँ भी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप उस तरह से बंदरबाट की बात कर रहे हैं तो बंदरबाट तो 1,18,624 करोड़ 60,000 का है। बंदरबाट छोटा फिगर नहीं है, बस 1,18,00,000 रुपए का, 1,18,000 करोड़ रुपए का बंदरबाट है। आपकी पार्टी क्या एक्शन ले रही है? मेरा नाम है संजीव श्रीवास्तव। कागज तो इतना दिखाते हैं ना कि लोग सामने वाला सवाल जवाब नहीं करता। जितने पत्रकार मेरे को पहले से मेरे सामाजिक और रोजगार उत्प्रेरक वाले काम के लिए सभी लोग आप मुझे जानते हैं। कागज तो आप मुझे एक मांगे तो मैं 100 दिखा दूंगा। संजीव जी, ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि नेता लोग पानी में उतरेंगे, उतरते हैं नेता लोग, ऊपर भी चलाते हैं, चलवाते हैं। हाँ। आप भी तो वही काम करने जा रहे हैं। मैं पानी में कभी भी नहीं उतरूंगा। मैं लोगों को, देखिए, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है। मैं नहीं था यहाँ का सांसद या एमएलए या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन। जो गलती हुई उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, बट जो पानी में उतर रहा वो जिम्मेदार था। आप एक बार समझ लीजिए, वो जिम्मेदार था। जब वो पद में था या अभी पद में है, उन्होंने सवाल क्यों नहीं खड़ा किया कि आप काम क्यों नहीं करना है? उनका काम पानी में उतर के नौटंकी करना है या अपने अधिकारियों। देखिए, लोकतंत्र में जब तक विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारी विधायिका थी कहाँ जब काम नहीं हो रहा था? सीएजी जब 2024 तक रिपोर्ट बना रहा है, उससे पहले हमारी विधायिका नहीं थी, सांसद नहीं थे, चेयरमैन नहीं थे, एमएलए नहीं थे, सब लोग थे। और वही आज उतर के पानी में लोगों को बरगला रहे हैं। मैं वो काम नहीं करूंगा। सरकार में रहने वाले लोग भी जा रहे हैं, पानी में उतर रहे हैं। हाँ। बावजूद सुविधाओं का टैक्स देने के बावजूद सुविधाएं से वंचित है। हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, उसको कोर्ट में घसीटना पड़ेगा, उसको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। इस ऑडिट में तो ये भी लिखा हुआ है कि इसका कोई भी एक भी प्रोजेक्ट का सोशल ऑडिट नहीं किया गया। तो इसके लिए समाज भी जिम्मेदार है। तो समाज के पास हम लोग जाएंगे, जगाएंगे, उन लोग को बताएंगे। चुनाव से पहले सभी पार्टियां और नेता इस तरह से जो है बहुत सारे। बहुत बढ़िया सवाल किया। सवाल ये है कि जीत के बाद वही लोग भूल जाते हैं। आपने इतना सुंदर सवाल किया, मैं चाहता था कोई ये सवाल करे। मैं ये पार्टी को 14 तारीख को ज्वाइन किया, जानते हैं क्यों? क्योंकि राखी के दिन शाम को हिंदुस्तान में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एसीडीसी बिल के खिलाफ कोर्ट में रिट का कंप्लीशन किया। जब मुझे लगा कि नहीं, ये पार्टी सीरियस है हिंदुस्तान के 85 करप्शन को जड़ से मिटाने के लिए, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एसीडीसी, उसके बाद में ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया। आज तक आप मुझे सामाजिक अंकेक्षक के रूप में जानते थे। मैं प्रश्न उठाता था, बिजली के मुद्दे पे 4 साल लड़ाई किया, मैंने बहुत सारे मुद्दों पे लड़ाई किया, मगर मैं पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी में, इस पॉलिटिकल पार्टी में मैं इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि राखी के दिन शाम को 6:30 बजे वो पीआईएल के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुआ और मैं अंदर से विश्वास हो गया कि ये पॉलिटिकल पार्टी अगर इस केस को लड़ती है तो हिंदुस्तान के 85% करप्शन के सोर्स को खत्म कर दे। उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ और ये सवाल का जवाब है। मेरे को लगता है कि आप मेरे सवाल से, मेरे जवाब से प्रसन्न हुए हैं। संजीव जी, आपने कार्यपालिका की और विधायिका की बात की। मुझे बात हुई थी पूर्व एमएलए से श्री सुमन कुमार महाशय जी से। उन्होंने मुझे बताया कि विधायिका कमजोर पड़ रही है, इसको क्या राय है? देखिए भैया, ऐसा है, लालू जी का जब समय था तब विधायिका कार्यपालिका के ऊपर चढ़ी हुई, एक मैसेजिंग होती है। आपने डीएम को बोला खैनी बना दो, और डीएम ने खैनी बनाया ना, तो वो जो एक मैसेज जाता है ना, पूरा मोरल जो है कैडर का टूट जाता है। बात समझ, कैडर टूट जाता है। अगर हम नीतीश कुमार जी के पहले 5 साल की सरकार को छोड़ दें, उसके बाद के जो शासनकाल में क्या हुआ, कार्यपालिका को इंस्ट्रक्शन लिख के दिया जाने लगा कि कोई एमएलए आएगा तो आपको कुर्सी से खड़ा होना है उसके स्वागत में। ये निकृष्टता की हद है। अगर एक जनप्रतिनिधि जाता है और अधिकारी कुर्सी से खड़ा नहीं होता, उसके लिए इंस्ट्रक्शन मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कार्यपालिका पूरी तरीके से विधायिका पे चढ़ गई है और इसके लिए कहीं ना कहीं विधायिका दोषी है। इसके लिए कहीं ना कहीं विधायिका दोषी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही बड़े राष्ट्रीय पत्रकार हैं, नेशनल चैनल है, उन्होंने मुझे एक बार बिजली के मुद्दे पे 1-to-1 किया था और उन्होंने मुझे 6 दिन बाद फिर उसी मुद्दे पे फिर आधा घंटे का 1-to-1 किया।
तो मैंने बोला कि भाई साहब ये 6 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आप एक ही सब्जेक्ट पे मुझे दोबारा एक नेशनल चैनल पे इनवाइट करना है। तो उन्होंने बोला कि इस 6 दिन में मैं 6 एमएलए और 6 एमएलसी बात किया, किसी को बिजली के एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस का डेफिनेशन नहीं पता, किसी को ट्रांसमिशन लॉस नहीं पता, मैंने टेक्निकल चीजें किसी नहीं पती हैं। वो वहां पे जाते हैं जाति के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, किसी तरह वहां पहुंच गए, उनको समझ कुछ नहीं आ रहा है और वो जो अधिकारी लिख के दे रहा है वो कर दे। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट मीटर से सभी दुखी, हम लोग 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। स्मार्ट मीटर का जब 8621 प्रोटोटाइपिंग में मॉडल लगाया गया था ना, तो उसमें एक अधिकारी ने एक लाइन लिखा था, मैं आप तो सभी पत्रकार हैं, सभी लोग एनालिसिस कर सकते हैं। लाइन ये था कि 8621 जहां पे स्मार्ट मीटर लगाया गया वहां बिजली के बिल का रियलाइजेशन 45% ज्यादा हो गया। अब मतलब ये समझ ली कि 8621 परिवार 45% ज्यादा बिजली का बिल दे रहे हैं। अगर मैं विधायक हूंगा तो मैं 3 सवाल पूछूंगा, क्या सारे 8621 ने अपने घर में 2-2 एसी नया लगा दिए, या 3-3 नया फ्रिज खरीद लिया जो 45% बिजली का कंजम्पशन बढ़ गया, या दूसरा ऑप्शन पुराना मीटर खराब था या नया मीटर खराब था। तो जब तक ये तीनों का एनालिसिस नहीं होगा मैं स्मार्ट मीटर क्यों लगाने दूंगा। उसकी बात से आप ये भी हो सकते हैं ना सर कि बिजली की चोरी भी पहले होती है। भाई साहब जिसके घर में स्मार्ट मीटर, मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, ये कोई भी लॉजिकल, मेरे घर में पहले से एक मीटर है, उसको निकाल करके स्मार्ट मीटर लगाया गया, बात समझ गए। तो मैं चोरी कर रहा था क्या पहले जो पुराना मीटर हटा के तो प्रोटोटाइपिंग के लिए नया मीटर टेस्टिंग के लिए लगाया गया, तो मतलब पहले भी मीटर था, तो मैं चोरी कब कर रहा था। मीटर तो सिर्फ आपने बिजली तो नहीं कुछ बदला है, सिर्फ मीटर बदला है, तो कैसे मैं चोरी कर रहा था। तो ये हमारी विधायिका की जो कमजोरी है। और दूसरा एक चीज जो खुलेआम आजकल सामने निकल के आ रही हैं बातें, जो हमारे नेता हर किसी को सबूत के साथ बता रहे हैं, ऐसे हजारों केसेस हैं। किसी भी मंत्री का पूछेगा तो आपको हम 10 उदाहरण कागज दे देंगे, मैंने मौखिक नहीं बोलेंगे, एकदम कागज दे देंगे भाई इन्होंने ऐसे 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 काम किया। तो जब आपका चेहरे पे आपके धरना प्रदर्शन जो बता रहे हैं कि रोड पर हम उतरेंगे पानी को लेकर, तो क्या वो करने से आम जनता को वहाँ की समस्या दूर हो जाएगा? देखिए हम लोग तो आम जनता को सिर्फ जगाएंगे, समस्या तो हमारा जब भी समाधान होगा तो कोर्ट में ही समाधान होगा। क्योंकि कोर्ट में हम यही सवाल पूछें कि आपके अधिकारी कर क्या रहे थे जब आपके पास 4.5 करोड़ रुपए बैंक में थे बिजली मद में, 4 करोड़ 28 लाख, तो 1 करोड़ 26 लाख का पेनल्टी क्यों देना पड़ा। 2024 तक जिस हिंदुस्तान के पुरानी से पुरानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति में मल निर्यास और जल निकास की व्यवस्था होती थी, दानापुर जैसे इतनी बड़ी लोकेलिटी में 2024 तक क्यों कुछ काम नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं, ये सवाल तो हम कोर्ट में पूछे और कोर्ट के माध्यम से जवाब दें। संजीव जी बताइए, बहुत से कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो निकल रहे हैं, चुनाव के समय निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आप ही मान लीजिए विधायक बन जाते हैं तो अपने पुराने छवि को आप जिंदा रख पाएंगे या फिर नए तरीके से आप राजनीति करेंगे? आप एक बात मैं इसमें आपको जवाब दे देता हूँ, बहुत ही टेक्निकल सवाल है, टेक्निकल जवाब दूंगा। मैनेजमेंट का एक सिद्धांत होता है, मैनेजमेंट जब आप पढ़ेंगे ना तो एक सिद्धांत होता है कि सिस्टम को सिस्टम के बाहर का ही आदमी सुधार सकता है, सिस्टम के अंदर जो रह चुका है वो जिंदगी में सिस्टम नहीं सुधार सकता है, वो सिर्फ लीपापोती कर सकता है। क्यों? वो कहीं ना कहीं उस सारे करप्शन का हिस्सा था। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण राजद का देता हूँ। सुधाकर सिंह एक बहुत बड़े मंत्री, अच्छे मंत्री थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया मंडी कानून, और अभी जो फिर लाठियां चलने लगी खाद के चक्कर में पूरे किसान पिट रहे चारों तरफ, जबकि किसान हमारे यहाँ जो खाद है वो जरूरत से ज्यादा आता है, हिंदुस्तान के एवरेज से 124% हमारे यहाँ आता है। तो क्या हुआ, उनको रिजिग्नेशन देना पड़ा क्योंकि वो सिस्टम के अंदर के जो बाकी लोग थे उनको नहीं। सिस्टम को जब सुधारेगा, सिस्टम के बाहर का आदमी सुधारेगा, सिस्टम के अंदर का आदमी सिर्फ लीपापोती कर सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एकदम मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने पिछले 5 साल का देख लीजिए, राजद की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, माने जदयू कांस्टेंट है, बाकी सब तो घूमते फिरते रहते हैं, जितनी भी दूसरी पार्टीज हैं। क्या करप्शन रुकता है? करप्शन कांस्टेंट चलता रहता है। अगर मछली के बीज के खरीद को 3 की जगह 6 रुपए में खरीदा गया, बिना टेंडर के खरीदा गया, तो वो कांग्रेस मंत्री भी था, भाजपा के मंत्री भी थे। बिजली में करप्शन हुआ तो जदयू के मंत्री कांस्टेंट थे। कोई भी विभाग आप उठा के देखिएगा, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, मगर सिस्टम करप्ट रहता है, सिस्टम अपना करप्शन का काम करता रहता है। इसलिए अगर इसको घटाना है तो आपको सिस्टम के बाहर के आदमी को लाना पड़ेगा। पिछले 30 दिनों से जल जमाव की समस्या बनी हुई दानापुर नगर परिषद जी। आप आज आपको कैसे नहीं, लगा? मैं गया था, आपने शायद मेरा वीडियो नहीं देखा।
उस दिन वहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा प्रदर्शन भी हुआ था, मैं उससे मिला भी था। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं ऐसे रात में जो पजामा पहनते, पजामा और टी शर्ट पहन के हमारे वहाँ 40-50 लोगों ने घेराव किया था, मैं वहाँ पहुंचा। एक जूनियर ऑफिसर, सिटी मैनेजर कोई बहुत सीनियर अधिकारी नहीं होता है, एक जूनियर सिटी मैनेजर को बाहर बिठा रखा था और वो पूरी बदतमीजी से सबसे बात कर रहा था। वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, एक सरकारी अधिकारी कुर्सी पे बैठा हुआ था, लोग खड़े थे। सबसे पहले मैंने उसको बहुत जोर से बोला कि तुम कुर्सी से खड़े होकर बात करो। फिर मैंने उसको जब सवाल पूछा तो मुझे तुरंत कुर्सी से खड़ा होकर उन्होंने ये बोला, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा कि साहब ये सारी बातें ऑफिस के अंदर बैठ के होंगी, आपको मैं अभी 50 पंप लगवा देता हूं और पानी खिंचवा देता हूं। मैं वहां से उसके बाद थोड़ा माहौल गड़बड़ होने लगा था, लोग गुस्सा हो रहे थे, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा लोग एग्रेसिव हो जाएंगे, तो मैं बैकआउट किया। मगर 50 पंप लगे, मगर वो 50 पंप का काम कहाँ है? हो गया 20 दिन, अगर खुदा ना खास्ता आज फिर से बारिश होगी या कल फिर से बारिश होगी तो क्या होगा? आप क्या है, देखिए भैया, आग क्यों लगा वो जरूरी है, आग बुझाना तो वो इंस्टेंट का काम है। आग 50-100 पंप। पालक पदाधिकारी नगर परिषद दानापुर कह रहे हैं आज तक पानी नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, संडे को दिखाएंगे ना, आप सबको बुलाएंगे, आप सबको साथ में रखेंगे, संडे को सारा वीडियो बनाएंगे और वही वीडियोग्राफिक एविडेंस हम कोर्ट में भी पेश करेंगे। तो सर एक सवाल है मेरा, दानापुर खगौल में जो आज तक रोड की समस्या जल जमावड़ी के नाम आप सुने होंगे, कम से कम 25 साल से सर मैं बच्चा से नहीं देख रहा हूँ, आज तक किसी ने सब समस्या का समाधान नहीं किया। तो इसमें देखिए, आप दोषी हैं, आप जैसा नेता चुनेंगे, आप जैसा देश बनाएंगे वैसा देश आपको मिलेगा। अभी भी उन्हीं लोग को चुनिए, वही आप 25 साल अगला भी झेलेंगे, हम क्या कर सकते हैं? हर पार्टी पे आपके पास तो ऑडिट रिपोर्ट है फोटो के साथ कि पैसे निकल गए हैं, रोड नहीं बनी, गाय खड़ी है उसके ऊपर। ये मैं नहीं बोला हूँ, फोटोग्राफ के साथ रिपोर्ट है। मैं आपको, जब आपने इतना बोला आपका खुद का पर्सनल समस्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें फोटो खींचा गया है, फोटो खींच के दिखाया गया कि सर यहाँ रोड नहीं है बट पैसे निकल गए। जमीन का खोदा नहीं हुआ, मैंने नींव नहीं पड़ा, मगर घर निर्माण का पैसा निकल गया। बात समझ गए? तो वो तो आपको बहुत सारे मिलेंगे और उसके लिए जनता स्वयं दोषी है। आप जिस तरह का नेता चुनेंगे, जिस तरह का आप देश बनाएंगे, उस तरह का ही देश आपको मिलेगा। थैंक यू।